Hello friends, a nice good morning to all of you. Friends, today I want to talk about a very important topic that is related to sources of Hindu law. So friends, generally आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ क्या होता है, यानी सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में कौन कौन से सोर्सेस हैं जो हिंदू लॉ के स्रोत माने जाते हैं, जहां से हिंदू लॉ बनाए गए हैं। तो जब सोर्सेस की बात करते हैं तो इससे पहले वीडियो में भी हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में बात किया था और उसमें हम लोगों ने एंशिएंट सोर्सेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंशिएंट सोर्सेस में हम लोगों ने श्रुति और स्मृति के बारे में विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने पढ़ा था श्रुति और स्मृति क्या होता है। सो फ्रेंड, जनरली आज हम उसी विषय को पढ़ते चलेंगे कि व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। There are generally two sources of Hindu law. First is ancient sources and second is modern sources. Ancient sources is another word called original and primary sources, and modern sources is also called secondary sources. In ancient sources are generally divided into four parts. That first is Shruti, second is Smriti, third is commentary and digest, and fourth is custom. तो फ्रेंड, हम लोगों ने पिछले वीडियो में श्रुति और स्मृति के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे कमेंट्री और डाइजेस्ट के बारे में। कमेंट्री और डाइजेस्ट के बारे में यही पढ़ना है कि हम लोगों ने श्रुति और स्मृति के बारे में पढ़ा था कि श्रुति और स्मृति जो है वह एंशिएंट सोर्सेस ही, उसे एंशिएंट सोर्सेस ही माना जाता है। और जो कमेंट्रीज होता है और डाइजेस्ट होता है वो क्या होता है? तो कमेंट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ श्रुति एंड स्मृति एंड इट इज मिक्स एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ श्रुतिज एंड स्मृतिज। यानी फ्रेंड, जब कमेंट्रीज की बात करते हैं तो कमेंट्रीज होता है कि श्रुति और स्मृति जो था, श्रुति और स्मृति में जो इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसमें कुछ चीजों को मिक्स किया गया और कुछ चीजों को मॉडिफाई किया गया। तो कुछ चीजों के मिक्स और मॉडिफाई करने के बाद एक अलग रूप लिया श्रुति और स्मृति, जिसे हम कहते हैं कमेंट्रीज। यानी कमेंट्री श्रुति और स्मृति के मिक्स और मॉडिफाई करने के बाद जिस अलग एक इंडियन एंशिएंट सोर्सेस का निर्माण हुआ उसे हम कमेंट्रीज कहते हैं। और डाइजेस्ट क्या होता है? तो जब हम एक पार्टिकुलर स्मृति को इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करने के बाद उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं और उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, टू इंटरप्रिटेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ए पार्टिकुलर स्मृति इज कॉल्ड डाइजेस्ट। यानी कहने का मतलब, डाइजेस्ट को अदर वर्ड में बोला जाए तो डाइजेस्ट वह होता है जो ये बताता है कि जो श्रुति है और जो श्रुति और स्मृति है और जो कमेंट्रीज हैं, इन श्रुति और स्मृति और कमेंट्रीज ने किसी विषय पर किस तरह का निर्णय लिया है, इस चीज का डाटा एनालाइज है। यानी इस चीज के बारे में जहां एनालाइज करते हैं, जहां इस चीज के बारे में वो टोटली एनालाइजिंग करते हैं, वो हमारा कहलाता है डाइजेस्ट। अब हम पढ़ेंगे उसके फोर्थ एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। तो फोर्थ एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में आता है कस्टम। कस्टम को अगर देखा जाए, अगर सिंपल वर्ड और हिंदी में देखा जाए तो उसे बोला जाता है प्रथा। प्रथा मतलब कि वह सभी क्रियाएं जो एक अनिश्चित समय से चलती हुई आ रही है और अभी तक हूबहू उसी तरह फॉलो किया जा रहा है और उस कार्य को किया जा रहा है। It means something that many people do or done for a long time. वो कुछ क्रियाएं जिनको बहुत लोग करते आ रहे हैं समय से और कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? कस्टम कहलाता है। यानी कस्टम एक तरह की प्रथा होती है, एक तरह की रीति और रिवाज होती है जो एक अनिश्चित समय से चलता हुआ आ रहा है। अब कहता है कि क्या सभी
जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी एक्शन हो रही है, जो लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, क्या सभी चीजों को हम कस्टम मान लेंगे? तो नहीं, कस्टम की कुछ फीचर्स दिया हुआ है, कस्टम खुद अपने आप में कुछ वैलिड रीजन दिया हुआ है कि अगर जो क्रियाएं होंगी, अगर इस तरह के कार्यों को संपन्न करेगा, अगर इस तरह की उसमें फीचर्स होंगी, तभी वो कस्टम होगा। बाय द वे वो कस्टम नहीं होगा। कैसे? तो उसकी जो फीचर्स है कि वैलिड कस्टम कैसे होगी कि पहला कहता है एंशिएंट, यानी कहने का मतलब कि वो क्रियाएं जो है वो एंशिएंट समय से चलता आ रहा हो, एक पुराने समय से उस चीज को लोग फॉलो करते आ रहे हो और अभी तक कर रहे हो, तो उस चीज को कहा जाता है कस्टम। ये पहला है। दूसरा कहता है रीजनेबल, और कस्टम के साथ साथ एक और इसका फीचर्स होता है, दैट इज कंटिन्यूटी। दैट इज कंटिन्यूटी, यानी जो वो क्रियाएं हो रही है, जो एंशिएंट समय से चलता आ रहा है, वो क्रियाएं में कंटिन्यूटी हो, यानी बीच में किसी कारण उसको ब्रेक नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए कि कोई क्रियाएं चलती आ रही है 100 सालों से या कई सालों से चलती आ रही है, बीच में ब्रेक लग गया, बीच में उस चीज को फॉलो करना लोगों ने बंद कर दिया, फिर 2 साल मान ले कि 2 साल तक लोगों ने उसको करना बंद कर, फॉलो करना बंद कर दिया, फिर 2 साल के बाद लोगों ने उसको फॉलो करना चालू कर दिया, तो इस चीज को कस्टम नहीं माना जाएगा, क्योंकि कस्टम में किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ये एंशिएंट तो होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये निरंतर होनी चाहिए। दूसरा फीचर्स कहता है रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल यानी कहने का मतलब कि इसका एक रीजनेबल ग्राउंड्स होना चाहिए। दूसरी चीज हो गया। तीसरी चीज कहता है कि ये जो कस्टम होती है वो सडन होनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए कि ये कस्टम जो है इससे प्रॉफिट क्या है, इससे लॉसेस क्या है, ये कस्टम है तो किस तरह कस्टम है, ये सडन होनी चाहिए, हर किसी के दिमाग में टोटली क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कहता है कि जो कस्टम होगा, कस्टम तभी हो सकता है जब वो नॉट अगेंस्ट एनी लॉ, वो किसी लॉ के अगेंस्ट ना हो, और नॉट अगेंस्ट एनी पब्लिक पॉलिसी, और ना ही वो किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। आज हम दो कस्टम के बारे में जनरली बात करते हैं। पहली कस्टम की बारे में करते हैं कि 7 फेरा। जब हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि जब एक वर और एक वधू की शादी होती है, तो वह शादी को तब तक संपन्न नहीं माना जाएगा जब तक वह वर और वधू पवित्र अग्नि के 7 फेरे पूर्ण नहीं कर लेते हैं। जब तक वो वर वधू पवित्र अग्नि के 7 फेरे पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक वह विवाह को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये प्रक्रियाएं जो है वो काफी समय से चलती आ रही है और अभी तक चलती जा रही है। यानी कहने का मतलब कि ये कस्टम हुआ क्योंकि इसमें एंशिएनिटी भी है, कंटिन्यूटी भी है, रीजनेबल भी है, सर्टेन भी है, इस तरह की सभी इसमें फीचर्स है। अब यही कहता है कि जो कस्टम चलते आता रहता है, चलते रहता है, वो आगे चल के एक कोडिफाइड लॉ बन जाता है। कहने का मतलब कि जो हम कह रहे हैं कि 7 फेरे, वह 7 फेरे अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी सेक्शन 7 एक्सप्लेन अबाउट सप्तपदी, यानी सेक्शन 7 भी कहता है कि जो भी मैरिज सोलमनाइज हो रहा है वो तभी ही कंप्लीट माना जाएगा जब दोनों वर और वधू जब अग्नि के 7 फेरे नहीं पूर्ण कर ले, यानी जब तक अग्नि के 7 फेरे पूर्ण होगा तभी ही उसे कंप्लीट मैरिज माना जाएगा। बाय द वे उसे कंप्लीट मैरिज नहीं माना जाएगा। तो ये हुआ कस्टम। अब दूसरी बात करते हैं सती प्रथा। नाम तो प्रथा है, कस्टम सती के साथ प्रथा जोड़ा गया है। तो सती प्रथा जो था वो एंशिएंट समय से चलता आ रहा था, लेकिन बीच में ब्रेक हो गया, लेकिन बाद में उसे ब्रेक कर दिया गया। क्यों ब्रेक कर दिया गया? क्योंकि कहा जाता है कि कस्टम तभी हो सकता है जब वो किसी अदर लॉ के अगेंस्ट ना हो, जब वो किसी अदर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो,
तो कहने का मतलब कि ये जो सती प्रथा था वो अगेंस्ट था लॉ के, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था, उसमें रीजनेबल नहीं था, उसमें कंटिन्यू और उसमें रीजनेबल की गुण नहीं थी, उसमें सर्टेनिटी नहीं थी, वो सर्टेन नहीं था। इसलिए माना जाता है कि जो सती प्रथा था वो एक कुप्रथा है, उसे प्रथा नहीं माना जाएगा, उसे कुप्रथा